Hello, good morning, students. How are you? I hope you all are good. So, students, let's start chapter number 5 and part 2. In previous lecture, we have already studied about natural resources, renewable resources, and non-renewable resources. So, renewable resources वो होते हैं जो कि क्या कहते हैं एक सर्टेन टाइम के आफ्टर सर्टेन टाइम जो है या तो वो फिनिश होते ही नहीं है, कंटिन्यू जो चलते रहते हैं, ख़त्म ना हो, तो वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है कि जो एक बार ख़त्म हो जाते हैं और दोबारा उनको रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता, हमें दोबारा से वो चीज़ नहीं मिल सकती है। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या है, अगर ख़त्म हो जाते हैं रिसोर्सेज तो उन्हें दोबारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। सो टुडे लेट्स स्टार्ट विद न्यू टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का कंजर्वेशन किस तरीके से करेंगे उसके बारे में। It is true that all life on earth bank upon the earth's resources. Clear? So all resources, be it renewable or non-renewable, should be conserved. ठीक। तो इसलिए क्या करना चाहिए, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको क्या कंजर्व करके रखना चाहिए। ठीक। कंजर्वेशन मीन्स जुडिशियस एंड ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि हम लोग जो भी हमें रिसोर्सेज मिले हुए हैं, चाहे वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो चाहे वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो, उनका हमें उपयोग जो है बहुत ही लिमिटेड करना चाहिए। क्लियर? मीन्स कम, ऐसा नहीं है कि अगर हमें वाटर मिला है तो हम उसको यूज़ करे जा रहे हैं। ठीक है, भले ही क्या है रिन्यूएबल रिसोर्स है ये, लेकिन क्या है हमें फिर भी उसका मिसयूज़ नहीं करना है। इज इट क्लियर? इट मीन्स रिसोर्सेज शुड नॉट बी वेस्टेड एंड देयर क्वालिटी शुड बी मेंटेन। मतलब क्या है कि जो रिसोर्सेज जितने भी हमें मिले हुए हैं, चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड हो, उनको हमें क्या वेस्ट नहीं करना है, वेस्ट नहीं होने चाहिए, और उनकी क्वालिटी भी क्या है मेंटेन्ड बनी रहनी चाहिए। ठीक। जिससे कि जो चीज़ हम अगर आज जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी यूज़ करती रहे। ऐसा नहीं है ना कि हम आए, हमने जो रिसोर्सेज हमें मिले हमने यूज़ किया और चले गए, आगे हमें कोई मतलब नहीं हमारी जनरेशन को वो चीज़ मिल रही है नहीं मिल रही है, तो हमें उसे क्या है उसको मेंटेन करके भी चलना है। क्लियर? सम डिकेड्स एगो we did not pay much attention to conservation. Consequently, we have wasted much of our resources. Today, conservation has become very important for us. There are two prime reasons for this. Reasons क्या हैं? With the passage of time, the population of the world has increased. Now more people use more resources to fulfill their needs. ठीक। धीरे धीरे टाइम के साथ आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे कैसी इंक्रीज़ होती चली जा रही है। ठीक। अब क्या है कि लोग ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उनकी ज़रूरतें ज़्यादा हैं। अब ज़रूरतें ज़्यादा हैं तो उनको फुलफ़िल भी किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग हैव ग्रोन मैनीफोल्ड एज दे हैव प्रोग्रेस। जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग प्रोग्रेस करता चला गया वैसी वैसी उसकी क्या है कि नीड्स भी क्या होती चली गई, बढ़ती चली गई। ठीक है, प्रोग्रेस करता गया तो उसकी ज़रूरतें भी बढ़ती चली गई। फॉर इंस्टेंस, द एवरेज रिसोर्सेज यूज्ड बाय अ पर्सन हैव इंक्रीज सस्टेनली। ठीक है, तो सस्टेंशियली जो उनकी क्या हुई नीड्स भी, रिसोर्सेज की क्या है एवरेज जो नीड्स थी वो भी क्या धीरे धीरे कैसी होती चली गई, इंक्रीज होती चली गई। ड्यू टू दीज टू रीजन्स our natural resources are exhausting quicker than they should. ठीक। तो इन दो रीज़न की वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो क्विकली क्या एग्जॉस्ट होते चले गए, जितना कि उन्हें होना चाहिए था उससे भी ज़्यादा जल्दी एग्जॉस्ट होते चले जा रहे हैं। दिस ऑफन कॉज एन इम्बैलेंस इन नेचर, जिसकी वजह से क्या है कि नेचर में भी इम्बैलेंस आ गया है। क्लियर? This imbalance reflects in air, water and soil pollution.
और ये हमें इम्बैलेंस किस में देखने को मिलता है, सॉइल में, वाटर में, एंड जो सॉइल पोल्यूशन है, वाटर, एयर, इसमें हमें देखने को मिलता है। एंड अ डिक्लाइन इन द एनिमल एंड प्लांट पॉपुलेशन, और कहाँ देखने को मिलता है, जिस इसमें एनिमल्स की जो स्पीसीज है वो कम होती जा रही है, प्लांट्स की जो पॉपुलेशन है वो कम होती चली जा रही है, तो इधर हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है। सो ऑल दिस मीन इज़ दैट, तो इस सब का क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ है कि आर एग्जिस्टेंस विल बी इन डेंजर, कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो धीरे धीरे किसमें, डेंजर में पड़ती जा रही है। इफ़ वी डू नॉट प्रैक्टिस कंजर्वेशन, अगर हम लोग कंजर्वेशन की प्रैक्टिस नहीं डालते हैं, इसकी प्रैक्टिस में नहीं आते हैं, लेट अस नाउ लर्न अबाउट सम non-renewable natural resources like petroleum, coal and natural gas in this chapter. These are used as fuels. So firstly we will study about fuels. Fuel contain potential energy that is locked within the chemical bonds of their constituent molecules. ठीक है, जो फ्यूल्स हमारे होते हैं उसमें कैसी क्या कंटेन किए होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि इसमें लॉक होती है, जो उनके केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स उनके अंदर होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं उनसे क्या, उनमें लॉक्ड होती है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज़ रिलीज्ड एज हीट, और जब इन्हें हीट किया जाता है तो उनकी एनर्जी का जो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट क्या रिलीज़ हो जाता है। व्हेन दे आर बर्न्ड, दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ देयर यूजेज एज फ्यूल्स, आइदर एज अ फ्री एलिमेंट और इन द कंबाइंड स्टेट। ऑल कॉमन फ्यूल्स कंटेन कार्बन। क्लियर, जो जितने भी फ्यूल्स हैं वो उसमें क्या होता है, कार्बन होता है, चाहे वो फ्री एलिमेंट हो या फिर कंबाइंड स्टेट में हो या फिर फ्री स्टेट में हो। क्लियर। नेक्स्ट आता है फॉसिल फ्यूल्स। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल आर फॉर्म्ड नेचुरली फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके जो मरे हुए जो अवशेष जो उनके अवशेष बचते हैं वो नेचुरली ये प्रोसेस होती है। जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल जो हैं वो नेचुरली फॉर्म होते हैं। फॉर्म कैसे होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो रिमेन्स होते हैं, डेड रिमेन्स होते हैं, बचे हुए जो अवशेष होते हैं उनसे ये काफ़ी धीरे धीरे ये क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। इनको क्या कहा जाता है, फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। कोल टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म इनसाइड द अर्थ फ्रॉम डेड प्लांट्स। कोल्स को बनने में ही मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। ठीक है, ज़मीन में क्या होता है, धीरे धीरे जैसे ये प्लांट्स होते हैं ये टूट के गिर जाते हैं, धीरे धीरे क्या है कि गिरा, फिर उसके ऊपर मिट्टी की परत चढ़ी, फिर क्या हुआ, फिर मिट्टी की परत चढ़ी, धीरे धीरे क्या है ये इनसाइड जो अर्थ है उसके इनसाइड में ये दबते चले जाते हैं, धीरे धीरे उसके अंदर दबते चले जाते हैं। कई सालों के बाद, कई मतलब साल गुजरने के बाद क्या होते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में। देखा, इसमें कोल टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर। नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम आर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड सी एनिमल्स। और जो नेचुरल गैस है और पेट्रोलियम है वो किसमें, जो डेड सी एनिमल्स होते हैं, मरे हुए जो होते हैं उनसे फॉर्म होते हैं। दिस प्रोसेस ऑल्सो टेक्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। क्लियर। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट इवेंचुअली एक्सट्रैक्ट देयर एनर्जी फ्रॉम द सन। ठीक। So the energy of fossil fuel is also indirectly extracted from the sun. There are many sources of energy, but fossil fuels are the most important source of energy. ठीक, एनर्जी जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो एनर्जी का इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं। दे गिव ऑफ लाइट एंड हीट ऑन बर्निंग। जब इन्हें बर्न किया जाता है तो ये क्या करते हैं, लाइट को गिव ऑफ करते हैं। ठीक है, हीट और लाइट को, and are concentrated stores of energy. The heat can be used to run engines like automobile engines or to cook food. It is also used to produce electricity as in the powerhouse. The most common fuel used here is coal. मोस्टली जो एक कॉमन फ्यूल होता है जिसे मोस्टली यूज़ किया जाता है वो कौन सा है, कोल। तो कोल के बारे में पढ़ते हैं, कोल किस तरीके से फॉर्म हुआ उसके बारे में हम लोग इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं।
As we know, coal is a fossil fuel. It is hard as stone and black in color. It took millions of years for it to form through gradual decay and compression of buried remains of ancient forest. ठीक है, इसको भी क्या हुआ, ये भी धीरे धीरे कैसे हुआ कि ये एक हार्ड स्टोन की तरीके से हार्ड और एक कैसा कलर में ब्लैक होता है, इसको भी बनने में कई हज़ारों साल लग जाते हैं। क्लियर? ठीक, किस कैसे बनता है कि फ्रॉम ग्रेजुअली जो डिके प्लांट्स होते हैं और कंप्रेशन ऑफ बरीड जो रिमेन बच जाते हैं, एंशियंट फॉरेस्ट जो मतलब बहुत एंशियंट फॉरेस्ट हुआ करते थे, उनको क्या हुआ धीरे धीरे जब वो टूटे ज़मीन में फिर धीरे धीरे उन पर लेयर चढ़ती चली गई मिट्टी की, और हज़ारों साल ऐसे जब बीत गए उनको अंदर दबे, ठीक है, उनको दबे हुए, तब वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हुए। देयर वर थिक फॉरेस्ट इन लो लाइंग wetland areas on the earth nearly 300 million years ago. These trees got covered with mud and sand. अब यहाँ पे आपको इसकी हिस्ट्री बताई जा रही है कि ये किससे क्या हुआ कि when they died, जब ट्रीज़ जो क्या हुआ कि these trees got covered with mud and sand when they died. Now more trees grew on this mud and sand. धीरे धीरे क्या हुआ कि जब ये ट्रीज़ क्या हुए कि दब गए मिट्टी और सैंड के नीचे, मतलब टूटने के बाद उसके ऊपर क्या हुआ कि फिर से कुछ नए ट्रीज़ क्या हुआ ग्रो हुए उन्हीं मड और सैंड के ऊपर। दे गॉट कवर्ड व्हेन दे डाइड। उसके बाद फिर जब वो डाइट हुए टूट गए और उसके दो दब गए। एट टाइम्स वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक ऑल्सो बरीड ऑल ट्रीज डीप डाउन इन द अर्थ। और फिर उसके बाद जब वॉल्केनो आए या फिर अर्थक्वेक आए तो फिर से क्या हुआ ये और अंदर चले गए। ऐसी ये प्रोसेस होती चली गई। दिस प्रोसेस कंटिन्यूड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। और ये कंटिन्यू जब कई सालों तक ऐसी प्रोसेस हुई। द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ। अब अर्थ के नीचे हाई प्रेशर जब हाई टेम्परेचर उनको जब मिला, ठीक है, ग्रेजुअली कन्वर्टेड द बरीड वेजिटेशन इनटू कोल। तो जो दबा हुआ जो जितना ही प्लांट्स वगैरह थे ये किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज़ कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। ठीक, वो प्रोसेस जिसमें वुड जो हो कन्वर्जन ऑफ वुड मीन्स वुड का जो कन्वर्जन होता है कोल में हो जाता है, किसकी एब्सेंस में, एयर की एब्सेंस में, तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन। अब नीचे जब अर्थ के अंदर में आपकी एयर तो है नहीं, ठीक है, मीन्स एब्सेंस ऑफ एयर है, तो वहाँ पे क्या हुआ जब एयर की एब्सेंस में वुड का जो ट्रांसफॉर्मेशन किसमें, कोल में हुआ, तो उसको क्या कहा गया, कार्बनाइजेशन कहा गया। सो द कोल फॉर्म्ड इन मच डेप्थ कंटेन मोर कार्बन एंड लेस मॉइस्चर। तो वो कोल जो होता है जो काफ़ी नीचे गहराई में पाया जाता है उसमें क्या है, ज़्यादा कार्बन होता है और मॉइस्चर क्या होता है, कम होता है। द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच कोल फॉर्मेशन टुक प्लेस इज़ नोन एज कार्बोनिफेरस एज। क्लियर? तो इसको क्या कहा जाता है, कार्बोनिफेरस एज कहा जाता है। कोल इज चीफली मेड ऑफ कार्बन, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर एज वेल एज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू आर प्रेजेंट इन इट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बहुत कम मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर, इसके अलावा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। दे आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ कोल। दे डू नॉट हैव इक्वल कार्बन कंटेंट इन दैम। तो फर्स्ट क्या है, बिटुमिनस कोल हैज़ अराउंड 65% कार्बन कंटेंट। ठीक है, पहला जो कोल है वो क्या है, बिटुमिनस। ठीक, इसमें कितना कार्बन का कंटेंट होता है, 65% होता है। नेक्स्ट सेकंड जो है एंथ्रासाइट है। ठीक, हैज़ अप टू 96% ऑफ कार्बन कंटेंट। इट इज़ टर्म्ड एज द बेस्ट वेराइटी ऑफ कोल। इसीलिए कोल की सबसे बेस्ट वेराइटी किसको माना जाता है, एंथ्रासाइट को माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 96% कार्बन के कंटेंट पाए जाते हैं। थर्ड लिग्नाइट हैज़ द लीस्ट कार्बन कंटेंट। और थर्ड जो है लिग्नाइट है जिसमें सबसे कम मात्रा में कार्बन के कंटेंट पाए जाते हैं। इट हैज़ ओनली 38% कार्बन। क्लियर? तो फर्स्ट बिटुमिनस, सेकंड एंथ्रासाइट एंड लिग्नाइट। इनका कार्बन का परसेंटेज आपको याद होना चाहिए कि किसमें कितना कार्बन परसेंट
पाया जाता है। क्लियर? Coal mainly produces carbon dioxide gas when it is heated in air. Coal is widely used in thermal power plants to produce electricity. It is also used as a domestic and industrial fuel. Many states in India have coal mines. However, they are mainly found in Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Chhattisgarh, Odisha, West Bengal, and Jharkhand. Next, destructive distillation of coal. In destructive distillation of coal, coal is heated strongly to 1000 degrees centigrade in the absence of air. जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है कोल का, तो कोल को हीट किया जाता है, मीन्स स्ट्रांगली हीट किया जाता है। कितने टेम्परेचर पर? 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। किसकी एब्सेंस में? एयर की एब्सेंस में। इट यील्ड्स डिफरेंट यूजफुल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अब जब हीट किया जाता है तो इससे कुछ डिफरेंट और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी यील्ड्स होते हैं। दीज प्रोडक्ट्स आर कोक, कोल गैस, कोल तार। सबसे पहले कोक देखते हैं कि कोक क्या है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ बिटुमिनस वैरायटी ऑफ कोल। ये किसकी डिस्टिलेशन से मिलता है? कोक जो है, जो बिटुमिनस कोल की जो बिटुमिनस वैरायटी है उसके डिस्टिलेशन से हमें क्या मिलता है? कोक मिलता है। इट इज़ ब्लैक इन कलर एंड टफ एंड पोरस। इट मेक्स अ क्लीन फ्यूल। ड्यूरिंग डिस्टिलेशन द मोर volatile component like gases, tars and moisture escape। ठीक, डिस्टिलेशन जब प्रोसेस चलती है तो उसमें क्या वॉलेटाइल कंपोनेंट जैसे कि आपकी गैसेस हो गई, तार्स हो गए या फिर मॉइस्चर क्या हो जाते हैं? एस्केप हो जाते हैं। इट इज़ यूज्ड इन टेकिंग आउट आयरन एंड इट इज़ यूज्ड in taking out from iron oxide in a blast furnace and in the manufacture of steel by Bessemer's process। next, coal gas। second क्या है? coal gas। it is a mixture of carbon monoxide, methane, hydrogen and other gases। coal gas किसका मिक्सचर? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन और अदर गैसेस का मिक्सचर है क्या? coal gas। it was